call is now taking notes. This call is now being recorded. ठीक है गर्ल, उस तरीके से निकलेगी। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट और खत्म करें इसको फटाफट से। हाँ वो, हाँ तो लगाओ ना फिर, एन फैक्टर निकालो उसके अंदर, एन फैक्टर निकालो। और ध्यान रखना जब आप निकालते हो एन फैक्टर, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अगर ऐसे में फंस रहे हो तो, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन देख के बेटर बता पाऊंगी। मान लो ऐसा है, तुम्हें क्रोमियम एन फैक्टर निकालना, तो ध्यान रखना है 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 है, तो 2 करना मत भूलना। तो यहाँ पे +6 आ रही है इसकी, +3, तो एन फैक्टर क्या होगा, 3 का होगा, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए होगा, आपके पास 2 हैं तो 6 होगा। ऐसी जो उसके साथ दिया हुआ है उसका भी दिखा, चेक कर लो कितना एन फैक्टर है, उस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा यही था। हाँ तो इसका एन फैक्टर 6 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 है, बोथ आर डिफरेंट चीजें ना। ठीक है, चलो अब निकाल के देखना, क्वेश्चन नहीं निकला तो भेज देना मेरे को रात में। ठीक है, चलो चलो हटा रही हूँ मैं इसको पीर बख्श। ठीक है, इसको बना के देख लेना, फिर भी नहीं बने तो मेरे को दोबारा आप पूछ लेना ग्रुप में। ठीक है, कि मैम नहीं बना, फिर मैं एल्कीन तुम्हें बना के दिखा दूंगी। चलिए, तो हाँ आज 12th की यस, आज सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, 30 मिनट का ही रह गया बस, 30 to 35 मिनट्स का। उसके बाद जो मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल का असाइनमेंट दिया था, जो अपन ने प्लान में डाला हुआ है मैंने, वो मैं सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो देयर आर 25 क्वेश्चंस, ताकि अपन टाइम थोड़ा उसमें यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि 30 मिनट में तो क्लास खत्म नहीं करूंगी मैं। ठीक है, तो अब क्या है, मेनली तो चैप्टर हो चुका है। अगर बायोमोलिक्यूल का असाइनमेंट देखा होगा तो तुम लोगों से बनने भी लग रहे होंगे उसमें क्वेश्चन। तो मोस्टली चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। छोटी छोटी चीजें रहती हैं, जैसे विटामिन हो गया, बहुत सिंपल है ये, कुछ चीजें ऐसी जो याद करनी है तुम्हें अभी। एंजाइम्स हो गए, ठीक है, केमिकल टेस्ट हो गए, है ना। केमिकल टेस्ट में डिस्टिंग्विश टेस्ट मैं आप लोगों को कराऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट चाहिए होता है ना। और क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट चाहिए होता है। तो ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, उसमें विटामिन के 2 ही क्वेश्चन थे। हाँ, विटामिन के आते हैं क्वेश्चन, इतने ज्यादा नहीं आते, और आता है तो बहुत सिंपल आता है ना। और क्या पता और भी आए हो, बट मैंने वहां पे 1 या 2 डाले होंगे, क्योंकि सब सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्री के नंबर हैं विटामिन में, अभी करवा देती हूँ मैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और कल संडे है, मिलते हैं ऑफलाइन टेस्ट में सुबह 10 बजे पहुंच जाना तुम लोग सारे के सारे। पीरबख्श, यू ऑल्सो कमिंग ना? यस मैम। अगर मेरे को सुबह एट ए टाइम पे तुम लोगों ने बोला कि हम तो नहीं आ रहे हैं, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। और अभिषेक सर भी आ रहे हैं, 90% तो है वो आ रहे हैं, बाकी 10% कुछ भी मतलब हो सकता है डिसीजन। मैम आप? हाँ मैं आ रही हूँ ना, तभी तो इतना जोर दे के बोल रही हूँ। मैं तो मैम आऊंगी, सुबह पहुंच जाओगे जल्दी, मतलब 10 बजे? मैं पहुंचूंगी बेटा 8 बजे, तो मैं निकलूंगी यहाँ से, मैं पहुंचूंगी 11 बजे, 11 बजे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 3-3.5 घंटे तो लगते हैं। ठीक है, तो यस 11 11:30 आई विल बी देयर। ठीक है, चलो तुम लोग तो 10 बजे आना, बिकॉज आप लोगों का टेस्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे हो जाता है ना तुम लोगों का? ठीक है, हाँ गौरव मैं आ रही हूँ, तुम नहीं आ रहे हो क्या? समीर आप आ रहे हो? हाँ फिर ठीक है, चलो ओके। रहने दो, डर का मोल तो ऐसा, तुम्हें तुम्हें जैसे पता नहीं क्या डंडा लेके आऊंगी मैं साथ में, और लाइन में खड़े होके पीटूंगी मैं, तुम्हें लगता है क्या ऐसा? अगर मेरे को डांटना होता तो मैं मेंटरशिप और तुम्हारे पर्सनल ग्रुप में भी डांट लगा देती हूँ। ठीक है, ऐसा तो कोई, इतना खौफ मत मचाओ मेरा, इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। चलो आ जाओ।
ठीक है, सो विटामिन्स करने वाले हैं विटामिन्स, एंजाइम्स और अपने केमिकल टेस्ट। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। चलो आओ। देखो भाई, हाँ अब तक क्या करवा दिया, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लेना, एडेनिन ग्वानिन जो ये बेस थे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल और थायामिन, उनके स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनाना सीख लेना। हाँ आई नो टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम से याद हो जाएंगी तुम्हें चीजें, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी, याद रहने लग जाएंगी चीजें। अब हम चलते हैं विटामिन पे, और बायो की चीज है, बायो से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ज्यादा डीप आपको घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन कभी घुमा के इसमें से पूछा गया है, ना आने वाले सालों में पूछा जाएगा। हमें सिर्फ वो ध्यान में रखना है जो हमें एनसीईआरटी बोल रही है याद रखने को। तो यहाँ पे विटामिन के बारे में बोला है कि हमारे पास 2 तरह के इन्होंने विटामिन बोले हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब बात यह आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखोगे आप कीड़ा से याद रखोगे, ठीक है, इसको आप कीड़ा से याद रखोगे कि दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के, ई, डी और ए, ठीक है जी बोलो। और दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं उसमें ये स्टोर्ड होते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि 2 ही लाइनें मेंशन है एनसीईआरटी में और ये दोनों ही हमारे काम की हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और कहाँ स्टोर होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई नो थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं बट इतना भी मुश्किल नहीं है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, जो विटामिन बी वाले होंगे और जो विटामिन सी वाले होंगे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे, ठीक है। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होंगे, तो कीड़ा से तो तुम ध्यान रख लोगे। और जो बाकी जो बचे वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बताओ भाई, वाटर सोल्यूबल वाले में आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। तो विटामिन बी और सी हमें अपने डाइट में रेगुलरली लेने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। और इनसे क्या क्या डेफिशिएंसी होती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। चलिए ओके, सो क्या बोला मैंने, वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सिर्फ एक विटामिन को छोड़ के जो कि स्टोर होता है हमारी बॉडी में, वो कौन है, विटामिन B12। ये लाइन ना कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में और हम इग्नोर मारते हैं इसको, ठीक है। सो समझ गए, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, डाइट में हमें लेने हैं क्योंकि ये थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। लेकिन एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, वो कौन है, विटामिन B12, ठीक है, बोलो भाई। हाँ, विटामिन B12 इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल बट दिस इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बाकी सारे स्टोर्ड नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। विटामिन बी में भी बेटा बहुत सारे विटामिन बी होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, है ना, ये वाले, जिसमें से B12 बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी एनसीईआरटी में तुम्हारे एक टेबल बनी हुई है, देखो भाई, अब ये जो टेबल बनी हुई है ये हमें याद करनी है बेटा, ये हमें याद करनी है। मेरे को आज तक इसकी कोई ट्रिक पता नहीं चली है, सही बताऊं भी, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पढ़ रही थी तब भी और जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तब भी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा तुम्हें हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा रट्टा मार लो इनका, बट कुछ बेसिक चीजें, जैसे विटामिन डी का जनरली सबको पता होता है,
विटामिन सी का पता होता है, विटामिन B12 का बच्चों को पता होता है। तो कुछ जो पता वाली चीजें हैं वो तो हमें ध्यान से, वो तो ध्यान रह जाएंगी, उसके अलावा भी हमें देखना है। आपको जैसे यहाँ पे कुछ विटामिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं ये हमें याद नहीं रखने, उनसे उनकी कमी होने से क्या डिजीज होती है वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो सोर्सेज तुम्हें याद नहीं रखने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ विटामिन ए की। तो बेसिकली विटामिन ए की कमी होने से होता क्या है, जो हमारा कोर्निया होता है आई का, उसकी हार्डनेस आ जाती है, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है। इसी तरीके से इसको याद रखना है। और जो मैं बोल रही हूँ हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई, उसको क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीरोथैल्मिया के नाम से तो नहीं आया होगा, हमेशा पूछा है तो नाइट ब्लाइंडनेस करके ऑप्शन में दिया जाता है, बट स्टिल ये तुम याद रखोगे। अब इसमें से भी अगर मैं ये नहीं बता सकती कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, कभी हमेशा कभी कोई भी विटामिन वो पूछ लेता है, अगर उसको डालना है तो विटामिन से क्वेश्चन, ठीक है। और एक शिफ्ट में पक्का आएगा विटामिन से सवाल, अगर 10 शिफ्टों में पेपर है तो 1 या 2 शिफ्टों में विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद है विटामिन B1। अब देखो ना, बी में भी कैटेगरी है बेटा, B1, B2, B6, B12, B1, B2, B6, B12। तो देखो भाई, विटामिन B1 को हम थायामिन भी बोलते हैं। तो अब एग्जामिनर तुम्हें विटामिन B1 भी लिख के दे सकता है, थायामिन भी लिख के दे सकता है। तो मैम हमें ये भी याद करना है, हाँ बेटा थायामिन भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको जब तुम्हारा पेपर आने वाला हो, मान लो तुम्हारा 3-4 दिन बाद तुम्हारी शिफ्ट है, तो उस टाइम पे ही रटने वाली चीजें पढ़ा करो, जैसे पी ब्लॉक में जो ट्रेंड्स हैं, ये वाली जो चीजें हैं, क्योंकि वो याद रहती है, कम से कम 6-7 दिन तक याद रहती है, जब तुम बहुत अच्छे से एक बार देख लेते हो उनको, ठीक है। तो विटामिन B1 को थायामिन बोलते हो। और डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, इससे भूख कम लगती है, अगर ये बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बेरी बेरी बोलते हो। क्या बोलते हो, बेरी बेरी डिसीज बोलते हो, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन है। इससे क्या होते हैं, होंठ फटते हैं। यहाँ पे देखो, जो ये माउथ है, यहाँ पे सारी ड्राइनेस आ जाती है और चैपिंग होती है, मतलब होंठ फटते हैं, और स्किन पे थोड़ी सी जलन सी भी होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो यही लिखा हुआ है, किलोसिस, फिजरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो ये होती है दिक्कत जब आपका विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो मत जाना यार प्लीज, नहीं तो घर के लिए दे दूंगी करने के लिए। फिर बात आती है विटामिन B6। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है। तो अब इससे क्या होती है, कन्वर्जेंस नाम की डिसीज होती है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं इससे। विटामिन B12, ये देखो ये पॉपुलर है, क्योंकि ना आज के टाइम में मैं बोल रही हूँ, सर्वे भी किया गया है, विटामिन D और विटामिन B12 ऐसे हैं 70 से 80% लोगों की कमी रहती है, स्पेशली एडल्ट्स में, ठीक है। जो ये एज होती है अपनी 25, 26, 27, उससे ऊपर ही बहुत कमी रहती है विटामिन B12 और D। और विटामिन D की तो आजकल बच्चों में भी होने लग गई है। तो विटामिन B12 की अगर हमारे बॉडी में कमी होती है ना, तो इससे लाइक HB आपका कम चला जाता है। हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हो ना आप लोग, HB पता करते हैं कि कितना है, HB कम होता है, और अनीमिया आपको पता ही है, खून की कमी होती है। तो यस, आपका फेरेटिन भी कम आता है फिर, ठीक है। सो यस, विटामिन B12। और विटामिन B12 का सोर्स क्या है, मान लो अगर किसी की बॉडी में कमी है तो टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, ठीक है। बाकी इसके सोर्स क्या है वैसे तो याद नहीं करने। हम जो वेजिटेरियन है, हम मेरे जैसे, वो तो दही से ही देखो ज्यादा उसको विटामिन B12 मिल पाएगा। बाकी जो एग वेग खा लेते हैं तो एग से आपको मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है विटामिन B12, ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन C। तो विटामिन C क्या है आपका, एक्सकोर्बिक एसिड है। क्या नाम है दूसरा,
एक्सकॉर्बिक एसिड है। तो ये भी ऐसा एक विटामिन है जो बहुत बच्चों को पता होता है। इट डजंट मैटर कि आप बायो बैकग्राउंड से हो या मैथ्स बैकग्राउंड से हो, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे, आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, उसमें विटामिन सी होता है। और अगर हमारे विटामिन सी की बॉडी में कमी हो रही है तो हमारे गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। देखा भी होगा तुमने कभी, ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग होना, विटामिन सी की कमी से ये चीज होती है। तभी हर 6 से 8 महीने में अपना फुल बॉडी टेस्ट कराया करो, जिसमें ये सारी चीजों का जो मेन मेन होता है ना, जैसे फेरेटिन लेवल होता है, विटामिन ठीक है या नहीं है, ये सब आ जाता है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी भी एक ऐसी चीज, विटामिन है जो मोस्टली बच्चों को मालूम होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो विटामिन डी भी हमें नॉन वेज से जो है मिलता है। बाकी सनलाइट में बैठने से, हमें धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सो यस, अब तो ठंड का मौसम है तो धूप मिलती है तो प्लीज उसमें बैठ जाया करो। तो विटामिन डी की कमी होने से क्या होता है भाई? जॉइंट में पेन होता है। जो अपनी मैं अगर अपनी मम्मी की बात करूं, जो ये वाली एज होती है, 50s वाली एज होती है, ठीक है, आजकल तो मिड 40s में बता रहे, मेरे खुद घुटनों में दर्द हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ज्वाइंट पेन है ना, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी 80% पॉपुलेशन में कम मिला गया है, ये सर्वे हुआ है। तो विटामिन डी आप टैबलेट से भी पूरा कर सकते हो अपना, ठीक है। बाकी सनलाइट में बैठा करो जब मौका मिलता है। उसके बाद बात आती है विटामिन ए की, ठीक है। हाँ, रिकेट्स नाम की जो है, उसको रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ओस्टियोमलेशिया, ये किससे लेना देना होता है? ओस्टियो का आपके हड्डियों से, ठीक है। विटामिन ई की कमी होने से क्या होता है? इसमें भी वही होता है, मसल्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो जो तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं कई कई, तो जितना मैं बोलूँ बस उतना ही ध्यान रखना है। विटामिन के की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है खून का जमना, ठीक है, क्लोट बन जाना, ठीक है, उसका टाइम बढ़ जाता है, जो कि काफी डेंजरस भी होता है, ठीक है। तो विटामिन के की डिसीज से ये होता है। तो ये विटामिन है जो तुम्हें पढ़ना है। कौन कौन से? ए, B1, B2, B6, B12, C, D, E के, जिसमें से कीड़ा KEDA ये आपके क्या है? बोलो भाई, फैट सोलुबल है। और उसके अलावा जो बच्चे हैं विटामिन बी और सी, ये आपके वाटर सोलुबल है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप कर पाओ आराम से, बस मैं यही चाहती हूँ। क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, चाहे 2015 से ले लो, पिछले अगर तुम 10 सालों के पेपर उठाओगे तो सेम टाइप के विटामिन के आए हुए, कुछ उसने बहुत एक्स्ट्रा नहीं पूछा हुआ, ठीक है। चलिए, यस राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। Which one of the following is a water soluble vitamin that is not excreted easily? बाकी तुम्हें चेक करना है यार, गूगल सबसे अच्छी चीज है, वहां पे आप चेक कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा किसी के बारे में जानना है कि और क्या करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर तुम्हें जानना है तो। बट बाकी तुम्हारी मर्जी है, नहीं जानना तो ना सीख, लेकिन इतना जरूर जान लेना जितना बताया मैं। कौन सा वाटर सोलुबल है और जो कि एक्सक्रीट नहीं होता है इजिली, है ना? तो कौन है वो ऐसा, आरुष? मैम ऑप्शन डी, विटामिन B12। बस ऐसे सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। B12 जो होता है एक्सक्रीट नहीं होता, हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, विटामिन B12। ओके, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। के से क्या होता है? किलोसिस होता है। ऑप्शन सेकेंड, इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। अब इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, बस आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो फिर अपने कुछ। और हाँ भाई, अगर पेपर में आ गया और तुम्हें याद नहीं है, तुक्का मत मार के आना, इसमें मैं बता रही हूँ, फिर खाम खाम में नंबर कट जाएंगे। विच ऑफ द विटामिन
गिवन बिलो इज वाटर सोलुबल। तो विटामिन सी हमारा वाटर सोलुबल होता है, बाकी हमारे क्या है, फैट सोलुबल है। क्वेश्चन 4, among the following vitamins whose deficiency causes rickets, bone deficiency। तो ये हमारे विटामिन डी से होता है, ठीक है। ये देखो ये वाला सवाल, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है तुम्हारे, कि यहाँ पे कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी डिसीज दी हुई है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन से क्या होते हैं, होठ फटते हैं, क्लोसिस। थायमिन से भूख कम लगती है, बेरी बेरी। सेकंड का ए आ गया क्या आंसर, हाँ। थर्ड का डी हो जाएगा, कन्वर्जेंस और एक्सकोबिक स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो इस टाइप के सवाल अपने को करने हैं, ठीक है। तो बस यही पूछे जाते हैं विटामिन में। चलो उसके बाद है एंजाइम्स। देखो एंजाइम से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। पिछली बार भी 2025 में ना किसी एक शिफ्ट में आया था सवाल, टोटल 20 शिफ्ट होती है तुम्हारी, तो जनवरी और अप्रैल की किसी एक शिफ्ट में आ गया था सवाल। बट अच्छी बात ये थी कि बहुत ज्यादा उसने कुछ नहीं पूछा था, एनसीईआरटी से ही पूछा था। अब एंजाइम्स क्या होते हैं ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो आपके कैटलिस्ट काम करते हैं, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते थे, सेम आपके एंजाइम्स के हैं, कैटलिस्ट ही हैं। चलो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये खुद भी पढ़ने से आपको आ जाएगा, ये खुद भी पढ़ने से आ जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है जो मेरे को समझानी पड़ेगी चीजें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है हमारी बॉडी में कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे एक एग्जांपल इसने बोल रखा है कि एन एग्जांपल इज द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, एब्जॉर्प्शन ऑफ appropriate molecule and ultimately production of energy। यही तो होता है जब हम बोलते हैं डाइजेशन हो रहा है फूड का। तो जब ये काम होता है तो बहुत सारी रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एंड ऑल दिस रिएक्शन अकर इन बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रिग्रेस कंडीशंस होती है, बहुत माइल्ड कंडीशंस में होती हैं ये रिएक्शंस। फिर कह रहे हैं दिस अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो यानी कि यहाँ से हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन बन क्या सकता है एंजाइम से। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है, स्टेटमेंट याद रखो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है, बायोकैटलिस्ट है, क्योंकि बायो में पढ़ते हैं हम लोग, तो बायोकैटलिस्ट का नाम दिया गया है इनको। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये दूसरा सवाल यहाँ पे बन गया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है, अगर आया तो कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के लिए सही है। तो एंजाइम्स जो होते हैं आपके, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम, अब ऑल द एंजाइम्स भी याद रखोगे तो चलेगा बेटा। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, तो यहाँ पे वो आपको फंसा सकता है फाइब्रस में और ग्लोबुलर में। तो ध्यान रखना, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबसेट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी, मान लो कोई भी रिएक्शन के लिए तुम कोई सा भी एंजाइम ले लो, नहीं, पर्टिकुलर रिएक्शन जो हो रही है हमारी बॉडी में उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जैसे मान लो तुम्हें है हेडेक और तुम लोग क्या खा रहे हो, थाइस में तुम्हें पेन हो रहा है, तुम मतलब थाइस पेन की दवाई खा रहे हो, तुम हो रहा है तुम्हें हेडेक, तो क्या होगा फिर, कुछ होगा ही नहीं, हेडेक तो तुम्हारा रहेगा, ठीक थोड़ी ना होगा वो, राइट। तो जो रिएक्शंस हो रही होती है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि तुम, फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई सा भी एंजाइम ले लोगे, एंजाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, दे आर जनरली, ये तीन स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपका, जैसे आपको मैंने सिखाया था शायद जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा रही थी, कि माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो ग्लूकोज की यूनिट्स में टूटता है ना।
तो क्योंकि हम यहाँ पे माल्टोज से ग्लूकोज में जा रहे हैं उसकी हाइड्रोलिसिस से, तो जो एंजाइम का नाम दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, माल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, माल्टेज दिया हुआ है। तो ये 4th पॉइंट बनता है जो आपको याद रखना है। कौन सा? कि जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है और ग्लूकोज में जब वो टूटता है तो कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम उसमें आप लेते हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ एंजाइम्स को नाम दिया जाता है रिएक्शन होने के बाद कि किस टाइप की रिएक्शन में उसको यूज किया गया है। जैसे मान लो ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। मतलब अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो उसमें जो यूज किए जाते हैं एंजाइम्स वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो समझ रहे हो रिएक्शन के होने के बाद कि किस तरीके की वो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 बातें करनी है। पहली, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं एट अ पर्टिकुलर रिएक्शन। 4th, माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज, मतलब जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें जब आप एंजाइम यूज करते हो तो माल्टेज नाम का एंजाइम होता है। याद रहेंगे 4 चीजें, बस उससे ज्यादा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, बोलो बोलो, हो भी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है ये देखो, ये पैराग्राफ तुम्हें ऑलरेडी आता है जो हमारा केमिकल का, क्योंकि कैटलिस्ट है ना, तो जो हमने वहां पढ़ा था कैटलिस्ट के बारे में यहाँ पे भी वही पढ़ना है। तो वो कह रहे हैं एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बहुत ज्यादा एंजाइम की जरूरत नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में अपना काम कर देता है, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वहां पे भी तो यही था, अगर हम कैटलिस्ट डाल देते थे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती थी, स्पीड अप हो जाती थी, राइट। क्या होता था, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाता था। जैसे अगर मान लो जब हमारा कैटलिस्ट नहीं है तो ये बैरियर है, और जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, कम। तो इसमें भी यही है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो इतना तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और जब तुम इसमें सुक्रेज एंजाइम ले लेते हो, मान लो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जो हो रही है ना, उसमें तुम सुक्रेज डाल देते हो विच बिहेव एज एंजाइम, तो देखो कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सिर्फ 2.15। ठीक है, तो बस यही तुम्हें ध्यान रखना है। फिर वो कह रहा है मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम एक्शन, किस तरीके से एंजाइम काम करता है, विच हैज बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 5। अब ये यूनिट 5 कौन सी है तुम्हारी 12वीं में? मैम कोऑर्डिनेशन। नहीं, वो वाला चैप्टर है जो डिलीट हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से। ठीक है, तो मैंने इसलिए हमें, अगर वो चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में होता तो हमें एंजाइम एक्शन पढ़ना होता, मैं पढ़ा भी चुकी होती, क्योंकि वो चैप्टर 5 में आता है। मेरे को चैप्टर का नाम बिल्कुल भी एकदम से स्किप हो गया मेरे दिमाग से। ठीक है, तो वो चैप्टर तुम्हारे डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमें करना ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन भी वैसे देखा जाए ना वहां से ही बनता है, अच्छा, बट वो चैप्टर डिलीट कर दिया ना, तो इसीलिए वो हमें पढ़ना ही नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री। हाँ शायद सर, हाँ सरफेस केमिस्ट्री में ये एंजाइम का एक्शन वहां पे आता है। और तो मेरे ख्याल से सारे ही चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, है ना। हाँ, एक मेटलर्जी चैप्टर डिलीट हो रखा है, उसमें तो नहीं है, ये सरफेस में ही है। ठीक है, तो ये है, कर लोगे 6-7 बातें याद? बताओ भाई, जल्दी बताओ। मैम ना सॉलिड, हाँ सॉलिड स्टेट भी डिलीट है, हाँ, बट सॉलिड स्टेट में नहीं है ये। सॉलिड स्टेट बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, पता नहीं मेरे को आज तक समझ नहीं आया डिलीट क्यों मारा। सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सबसे कंसेप्चुअल। चलो आ जाओ खास। अरे हाँ भाई, पॉलीमर भी होंगे कुछ चैप्टर अतरंगी अतरंगी जो डिलीट हो गए। पॉलीमर तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर तो बहुत सही है, तुम लोगों का डिलीट हो गया, वरना तुम मेरे को कहते मैम हम तो नहीं करके जा रहे, हम तो ये चैप्टर छोड़ देंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो जबरदस्त रट्टा है, जबरदस्त बायो की टर्म्स आती हैं, तो हटा दिया उसने। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन है, मैंने जान करके क्वेश्चन दिया है।
तो तुम्हें क्या करना है, मैंने तो तुम्हें माल्टोज वाला सिखाया है कि उसमें माल्टेज एंजाइम होता है। ये कुछ अलग एंजाइम है जो तुम्हें याद रखना है। ये आया था पेपर में, बट ये तब आया था जब तुम्हारा लाइक जब तुम्हें ये एंजाइम्स पढ़ने भी होते थे, अब नहीं इतना पढ़ना होता है। तो ये आपको याद रख लेना, इसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ए का फोर्थ आएगा केन शुगर इनटू ग्लूकोज। आपको पता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो इसमें इन्वर्टेज जो है वो एंजाइम लिया है। जाइमेज में क्या लिया है, माल्टोज, ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। उसके बाद जो डाइस्टेज होगा वो स्टार्च इनटू माल्टोज, और जो माल्टेज होगा वो माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो ये अपने प्लीज नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कर लोगे क्या? जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था, मैम डायटेज का क्या काम है? डाइस्टेज में आपको स्टार्च इनटू माल्टोज में जब जाता है तो डाइस्टेज नाम का एंजाइम यूज होता है, ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था, जेई में ही था, आपको पूछा है ये C6H12O6 है, ठीक है? जाइमेज जो है वो यहाँ पे लिया है, तो आपको ए क्या मिलेगा? तो मैम टू जाइमेज क्या होता आंसर। है? ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। क्या बोल रहे हो तुम? ए ही आ जाएगा। वन। रुक जाओ, ए ही आ जाएगा। अब NaOI क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये तुम्हारी हेलोफोम रिएक्शन है। ये हाँ जी, याद आई। सिमरन आप लेफ्ट क्यों हो रही हो बार बार? मैं देख रही हूँ आपके बहुत नेटवर्क इशू रहता है बेटा, आप कैसे मतलब कर रही हो? आपको तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी फिर उस हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लास में यू आर फेसिंग नेटवर्क इशू। ओके, सो जब आप NaOI लेते हो, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? पहले तो इसमें होता है ना, तो ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज हमें मिलती है, राइट? फिर क्या होता है, राहुल बताएगा क्या होता है। तुमने थम्स अप दिया राहुल, बताओ। अब डोंट टेल मी की आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। पलक यू टेल मी। तुमने भी मेरे को थम्स अप दिया, थम्स अप का मतलब क्या समझू मैं? कि तुम लोगों को आता है? क्यों दिया फिर थम्स अप जब नहीं आता तो? पीरबक्श, हाँ तुम्हें आता है, बार बार थम्स अप दे रहे हो। हाँ, अब माइक अनम्यूट करो। तुम लोगों को पता है क्या होता है, जो तुम्हारे काम की चीजें नहीं है ना, वो तो तुम्हें उसमें PhD करनी है, PhD करनी है उसमें तुम्हें। और जो तुम्हें पढ़ना है उसमें बट्ठा गोल हो रखा है। और फिर टेस्ट देते हो तुम लोग चीटिंग करके, बढ़िया चीटिंग करते हो, बढ़िया से बढ़िया चीटिंग करते हो। अगर मैं कंपटीशन करा दूं चीटिंग करने का, नंबर 1 आओगे भाई तुम लोग, सबको भी छाड़ दोगे। डोंट गिव मी थम्स अप ना इफ यू डोंट नो द आंसर एंड कॉन्सेप्ट। इतना रटवा, इतना समझाने के बाद, इतना याद कराने के बाद भी तुम्हें हेलोफोम टेस्ट नहीं आता, फिर क्या तुमने असाइनमेंट्स किए हैं? क्या किए तुमने असाइनमेंट्स? कुछ नहीं किया फिर तो तुम लोगों ने। एल्डिहाइड कीटोन ऐसा भी नहीं मैंने मई में तुम्हें करवाया हो, अभी करवाया है पिछले महीने। और हेलोफोम तो चिल्ला चिल्ला के थक गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो कर लो कर लो। तुम लोगों का है कि क्वेश्चन असाइनमेंट मिला और नहीं हो रहा तो गूगल से देखो, ये देखो, और करके दे दिया। तुम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हो कि जो तुमसे नहीं हो रहा, अगर तुम गूगल से भी देख रहे हो तो वो कैसे कर रहा है, जहां भी तुम जिस साइड से भी देख रहे हो। कभी समझने की कोशिश की ही नहीं तुम लोगों ने, जिसकी वजह से ये हालत है आज। अगर गूगल से भी देख रहे हो तो समझो तो सही उसने कैसे स्टेप में किया हुआ है, क्या पूछा हुआ है।
यही हाल रहा ना, 25 में से 3 क्वेश्चन भी नहीं ला पाओगे केमिस्ट्री में, पहले बता रही हूँ, 3 क्वेश्चन भी। तो हमारे पास ये होता था, जो CH3 था वो तो कन्वर्ट हो गया इसमें, CHI3 में आइडोफोम येलो प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, और जो बाकी बचा है वो सोल्ट में कन्वर्ट होगा, तो HCOONA। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे प्रोडक्ट बी में, तो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा इसका आंसर। कार्बन क्यों बढ़ा रहे हो, CH3CONA, टोटल 2 है, एक मिथाइल वाला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एसिड में सोल्ट बन जाएगा उसका। चलो चलो, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भी आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है, लिखो, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में आता है सबसे पहले टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है बेटा वो होता है मोलिस्ट टेस्ट। क्या कौन सा होता है, मोलिस्ट टेस्ट। अब ये मोलिस्ट रिएजेंट जो होता है वो आपके लैब में अवेलेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोलिस्ट रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोलिस्ट रिएजेंट। अगर आपको जो सैंपल मिला है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान से सुन लो, इधर देखो, टेस्ट ट्यूब में आप लोग क्या कर रहे हो, जो सैंपल मिला है वो डाल रहे हो, स्पैचुला में थोड़ा सा डाल देना, और उसके ऊपर से तुम लोग डाल रहे हो मोलिस्ट रिएजेंट। सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना ही ध्यान रखना, बिकॉज चांसेस आर रेयर कि यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए, पर आ जाएगा तो कर लोगे, इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से 2 लिक्विड आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो इन लिक्विड के बीचों बीच अगर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पे जो है 2 लिक्विड के जंक्शन पे तुम्हें पर्पल कलर की रिंग दिखेगी इस तरीके से, और बहुत सुंदर आता है, पर्पल या वॉयलेट कलर भी तुम इसको बोल सकते हो, वो देखने को मिलता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर हमें डिटेक्ट करना है कि हमारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके लिए हम मोलिश टेस्ट करते हैं। अगर तुम्हें ये भी याद नहीं रहता ना अल्फा नेप्थोल, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली है, पर्पल रिंग, कई बुक्स में वॉयलेट रिंग भी लिखी होती है बेटा, वॉयलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड। ऑब्जर्वेशन याद रहेगी क्या? मैं एक काम भी करूंगी तुम्हें, तुम्हारा काम हल्का करने के लिए, जितने भी ऑर्गेनिक में केमिकल टेस्ट है, मैं एक सुंदर सी PDF बना के तुम्हारे पास शेयर कर दूंगी। जब टाइम मिले उसको रिवाइज कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा सारे टेस्ट को कंपाइल करने में, बट डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, क्लियर है, ताकि तुम्हारे पास एक जगह पे सारे केमिकल टेस्ट हो, बार बार तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ अब्दुल्ला। मैम जो लास्ट ईयर का कोई अवंती का मैम मॉक टेस्ट होगा तो वो आप भेज दोगे ग्रुप में? किस चीज के लिए चाहिए बेटा तुम्हें वो? मैम कल के टेस्ट के लिए। प्रैक्टिस करनी थी। यस मैम। जो हर्षित सर ने भेजा उसमें मैथ्स के क्वेश्चन है क्या? यस मैम। मिल तो जाएगा, बट दिक्कत ये है कि उसमें 11th भी होगा बेटा, वो कंप्लीट 12th का नहीं मिलेगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी रात को, मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगी। चांसेस आर रेयर, क्योंकि पूरा जो मॉक टेस्ट आता है ना उसमें आपका फिर 11th भी आता है, तो मैं 11th वाला भेज दूंगी। चलो मैं भेज दूंगी,
11th भी होगा तो तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें 11th बिल्कुल ही नहीं आती, कुछ तो आता होगा थोड़ा बहुत, तो वो भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो रात को भेज दूंगी मैं, ठीक है, क्लास के बाद। ओके मैम। चलिए, हो गया अपना मोलिस टेस्ट, याद रहेगा। तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वैसे? टू डिटेक्ट शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, है ना? क्या कहते हो? अगर शुगर फ्री प्रोडक्ट होंगे तो उसमें ये टेस्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट भी तो क्या है, शुगर ही तो है ना? तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी कुछ भी याद नहीं रहता तो प्लीज ये याद रख लेना, ऑब्जर्वेशन और उसका क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारा, अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है सेकेंड, सेलिविनोज टेस्ट। स्पेलिंग क्या है इसकी? SELIWANOFF, सेलिविनोज टेस्ट। ये क्या करता है? ये टेस्ट होता है कीटोज शुगर के लिए। मान लो तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है, नाउ यू वांट टू नो कि हमारे सैंपल में कौन से टाइप की शुगर है। कीटोज वाली शुगर है, मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप है, या एल्डिहाइड वाले, तो ये कीटोज के लिए टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, नाम है टेस्ट का, इसमें हम लेते हैं रिसोर्सिनोल प्लस HCl। रिसोर्सिनोल क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे इस टेस्ट के लिए नहीं, वैसे जैसे मैंने तुम्हें याद है बताया था कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, याद है? तो ये कई बार आ जाता है। मान लो वो पूछ लेगा बेंजीन 1,3 डायोल को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना रिसोर्सिनोल बोलते हैं, और कैटिकोल को क्या बोलते थे, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, तो रिसोर्सिनोल प्लस HCl, और अगर मान लो तुम्हारे पास जो सैंपल कार्बोहाइड्रेट है उसमें कीटोज शुगर प्रेजेंट है, तो ये हमें क्या देता है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, चेरी रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और कई बार पिंक कलर भी देखने को मिलता है। तो अगर ये मिल रहा है तुम्हें तो मतलब हमारे पास क्या है, कीटोज है। और अगर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे ये टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब कोई पिंक कलर या चेरी रेड प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैम इसमें क्या याद रखना है? देखो इसमें भी तुम्हें सेम ये याद रखना है कि ये कीटोज के लिए टेस्ट होता है, नाम याद रख लेना टेस्ट का, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर याद रख सको तो रख लेना। ठीक है, तो दिस इज योर सेलिविनोज टेस्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट, लिख लिया ना, लिख रहे हो ना साथ साथ? उसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट, आता है बारफोर्ड टेस्ट, BARFOED, बारफोर्ड टेस्ट। ये किसके लिए होता है? ये होता है मोनोसेक्राइड्स के लिए। अब मान लो तुमने देख लिया कि भाई साहब कीटोज शुगर तो है नहीं प्रेजेंट, तो चलो ये चेक कर लेते हैं कि मोनोसेक्राइड है या फिर डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड्स के लिए बारफोर्ड टेस्ट होता है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, या तो तुम कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड ले लो, है ना, ऐसा भी लिख के मिल सकता है पेपर में, या फिर ये लिख के दे सकता है कॉपर एसिटेट। ध्यान से देखो, ये भी +2 ही है कॉपर, ये भी +2 ही है, देख रहे हो? तो कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड लेते हैं इसके लिए। पेपर में तुम्हें कॉपर एसिटेट भी लिखा मिल सकता है। ओके, ये रिपन सिंह कौन है? सिमरन आप हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है सिमरन, इसको क्या आप ना वो देख लेना, वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आज की क्लास में बहुत ज्यादा, तो जो छूटा है वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बारफोर्ड टेस्ट में मोनोसेक्राइड्स के लिए टेस्ट होता है। होता क्या है, आता क्या है इसमें? देखो अगर तुम्हारा मोनोसेक्राइड है तो आपको रेड ब्राउन पीपीटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो कॉपर +2 है ना वो इसमें चेंज हो जाता है +1 में, जिसकी वजह से इसके होते हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी। ऐसे याद है अपन ने उसमें भी किया था, फेलिंग में और बेंडिक्ट में, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल गया। डाइसेक्राइड्स ये वाला टेस्ट देते हैं लेकिन बहुत स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। तो अगर मान लो हम जब ये टेस्ट करते हैं तो अगर फटाफट से आ जाता है, विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारा रिस्पॉन्स मतलब आ जाता है रेडिश ब्राउन,
तो हमारा मोनोसेक्राइड्स। अगर नहीं आ रहा बहुत टाइम बाद तो हम उसको मानते हैं कि कुछ नहीं होगा मोनोसेक्राइड। तो ये मोनोसेक्राइड्स के लिए टेस्ट होता है। तो ध्यान रखना, बारफोर्ड टेस्ट इज फॉर मोनोसेक्राइड। अगर तुम्हें ये भी याद नहीं रहता ना कि क्या डाला है इसमें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपल सा ही वो सवाल पूछेगा तो ठीक है। तो ये 3 टेस्ट याद रखने हैं। कौन कौन से? मोलिस टेस्ट, सेलिवनोव्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट। उसके अलावा मैंने तुम्हें बता रखे हैं बेंडिक, टॉलिंस और फेलिंग, है ना, वो मैं दोबारा नहीं करा रही हूँ। टॉलिंस में आपको पता ही है किसके लिए टेस्ट होता है, एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग और वो भी बेंडिक भी एल्डिहाइड के लिए होता है। उसमें क्या होता है, फेलिंग बेंडिक में भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं टॉलिंस टेस्ट में, ठीक है। अब आता है प्रोटीन्स के लिए टेस्ट। अरे टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, इसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है ब्यूरेट टेस्ट, BIURE टेस्ट, BURET, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस तुम्हें एक तो टेस्ट का नाम याद रखना है कि प्रोटीन के लिए होता है, और थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं। एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, प्रोटीन्स का बेसिक सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट लेते हैं और हमें वॉयलेट कलर मिलता है, बस ये याद रख लेना। क्या बोला मैंने, ब्यूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है, वॉयलेट कलर मिलता है, खत्म, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन क्या होता है, याद है मैंने बनवाया था तुम लोगों को, बनवाया था ये, जब मैं तुम्हें बता रही थी कहाँ कहाँ पे एक कार्बन पे 2 स्टेबल है। तो ये भी जो टेस्ट किया जाता है निनहाइड्रिन टेस्ट, प्रोटीन्स के लिए होता है। तो प्रोटीन्स ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, तो इसमें क्या मिलता है, ब्लू वॉयलेट कलरेशन आता है। अब तक सवाल पता है कैसे आया, इस पे सवाल ये आया, बताओ इनमें से कौन से टेस्ट प्रोटीन के लिए हैं, बस यही सवाल आया पेपर में, ठीक है। और बहुत ज्यादा कोई मुश्किल आ जाए तो देखो छोड़ के आ जाना, सीधी सी बात है। चांसेस आर वेरी 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 रेयर कि ज्यादा डीप में जाके पूछे। प्यूरेट, निनहाइड्रिन, और लास्ट टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटीन। कौन सा, ज़ैंथोप्रोटीन। ये क्या होता है, ये भी प्रोटीन्स के लिए होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक ऐसे वाले प्रोटीन्स के लिए होता है जिसमें एरोमेटिक रिंग हो। याद है कौन से थे एरोमेटिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, और एक अपना कौन था, हिस्टिडीन भी था, ये अपन ने बताई थी। तो अगर अगर ये प्रेजेंट है प्रोटीन, तो अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो येलो कलर आता है, कई बार ऑरेंज कलर भी आ जाता है। तो ये होता है आपका ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। तो प्रोटीन के लिए कौन कौन से हो गए टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटीन, निनहाइड्रिन और आपका प्यूरेट टेस्ट, बस। और ये 3 नए जो नाम बताए, सेलिविनोज, बारफोर्ड और मोलिस टेस्ट। मैम ज़ैंथोप्रोटीन में क्या याद रखना कि ये जो टेस्ट है वो उन वाले प्रोटीन्स के लिए देते हैं जो एरोमेटिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, एरोमेटिक रिंग जिसमें होती है। और सबसे अच्छा ये टेस्ट जो देते हैं वो टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन के लिए देते हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ये जरूर ध्यान रख लेना कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ये वाला टेस्ट दे देते हैं। मैम एक बार निनहाइड्रिन समझा देते हैं दोबारा। कौन सा बेटा, निनहाइड्रिन समझाया तो वैसे मैंने कोई भी नहीं टेस्ट। निनहाइड्रिन में बस ये याद रखना है, अगर तुम्हारा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन किससे मिलके बना, अमाइनो एसिड से, तो अगर तुम्हारा प्रोटीन प्रेजेंट है तो जब तुम उसमें निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डालोगे, विच इज दिस निनहाइड्रिन सॉल्यूशन ही होता है, तो ब्लू वॉयलेट कलरेशन देखने को मिलती है। देखो ये ना तुम्हारा एक ना, अगर तुम जेईई मेंस का सिलेबस देखोगे, सबसे नीचे 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 जाओगे ना केमिस्ट्री में, तो वहां पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से ना दिया हुआ एक हेडिंग। तो उस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये वाले टेस्ट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले टेस्ट हो गए। याद है मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताया था फिनोल में, याद है तुम लोगों को, जो क्लास में मैंने बताए थे, सब कुछ वो इसमें आ जाते हैं ये वाले में। और जो तुम वो डीओसी में नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं, वो जो पढ़ते हो आप हेलोजेंस के लिए और नाइट्रोजन के लिए टेस्ट पढ़ते हो, लसाइन एक्सट्रैक्ट, ये सब,
वो सब इसमें आ जाते हैं। मैंने उसके लिए भी लेक्चर डाला है, जो जीओसी में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसके लिए भी आई विल टेक 1 लेक्चर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स खत्म होता है पूरा और सिलेबस भी खत्म होता है। यही था बायोमोलिक्यूल्स। तो बस बात यह है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, स्ट्रक्चर बना बना के देखने पड़ेंगे। बाकी कुछ बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं लगेगा अगर तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, अब कहीं जाना नहीं है। सबसे ज्यादा तो गौरव खुश हो रहा होगा, जान छुट्टी, सिलेबस खत्म है। अब कहीं जाना नहीं है, एक बार मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसके। किसी ने किया है बायोमोलिक्यूल्स के असाइनमेंट? किसी ने किया है? पीर बख्श का तो मैंने देखा था, किसी ने और किसी ने अगर ट्राई किया है तो चलो। कृतिका ने किया है तो ठीक है, फिर कृतिका और पीर बख्श ही से पूछेंगे हम लोग। आओ भी, चलो। क्या 2 क्वेश्चन है मतलब? हम 2 क्वेश्चन ही किए थे, फिर उसके बाद नहीं किए थे। बस जैसे ही मैंने बोला तुम लोग बताओगे 2 ही क्वेश्चन किए। मैम उसके बाद सारे करें, बाकी फर्स्ट डाउट है। एक मिनट रुको। 1 मिनट, एक्चुअली मैंने कल भी डिस्कस कराया था ना, तो वो उस पे इंक चली हुई है। 1 मिनट दो मेरे को। कोई भी क्लास लीव करके नहीं जाएगा, बैठे रहो और देखो कि किस टाइप से सवाल जो हैं पूछे गए हैं। बेशक तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी तो मैंने शेयर ही नहीं की स्क्रीन। विजिबल है क्या 26 जो बच्चे हैं? Yes, ठीक ma'am. है, चलो मैम चलो ट्राई करते हैं किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। चलो, जैसे और प्लीज आंसर मत बताना, जिसको आता है आप हैंड रेज कर लेना। राहुल, यहाँ पे मैं रीमन टीमन करा रही हूँ क्या? डांट सुनोगे अब मेरे से? रीमन टीमन करा रही हूँ मैं, ये बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन करा रही हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो जो 2023 में पूछा था। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग which will not produce orange red precipitate with Bendix solution। जल्दबाजी में मत करना, आपको वो बताना है जो नहीं देंगे ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। तो बेंडिक्स सॉल्यूशन किसके लिए हुआ करता था? एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, अब आप चेक करो कि कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा, वो नहीं देगा। आदर्श ट्राई करोगे? हाँ आदर्श बोलो। मैम हो गया। हाँ हाँ बताओ कैसे किया, मैम 2 मतलब कैसे किया?
मैम जिसमें आपने बोला ना जी ये बेंडिक्टिस से होता है जिसमें एल्डिहाइड ना हो, तो एक तो 2-डीऑक्सीराइबोज होगा, और ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है इसको आंसर। आंसर तुम्हारा ठीक है 2, बट कंसेप्ट इज बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत लगाया तुमने। तुम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों कंसिडर कर रहे हो? उसने बोला थोड़ी ना साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिडर करने के लिए। आप सारे ऑप्शन देखो ना पहले, मतलब जो उसने पूछ रखा है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, अमाइलोज, लैक्टोज, इससे आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा। संदीप आप बताओ। रिड्यूसिंग शुगर देख लेंगे ना। हाँ, तो वो कह रहा है कि प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली यू हैव टू चेक नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, कौन से इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैम सुक्रोज हो गया एक तो। वेरी गुड। और मैं और मैम एमाइलोज। अमाइलोज, यस। यस मैम। बिकॉज सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने तुम लोगों को बोला था जो भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है, राइबोज अभी मैंने कल डीएनए आरएनए में बताया था तुम्हें, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये भी मोनोसेक्राइड्स हैं, तो ये भी देंगे बेंडिक्टिस पॉजिटिव। माल्टोज डाइसेक्राइड है, बट जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, बिकॉज माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से बना है, राइट, तो उसमें आपका मैंने कहा था ना कार्बन, मैंने कैसे सिखाया था आपको, ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है उस पर डायरेक्ट OH अटैच होना चाहिए, तो वो रिड्यूसिंग शुगर में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो सुक्रोज होता है वहां पे ऐसा नहीं है। सुक्रोज तो सबको याद रखना है नॉन रिड्यूसिंग होता है। और अमाइलोज पॉलीसेक्राइड है, उसमें आपका पॉलीमर बनता है अल्फा ग्लूकोज की यूनिट से, तो वहां पे OH फ्री नहीं होता है, तो इसीलिए अमाइलोज भी क्या है इसका आंसर है, तो 2 आ जाएगा। और लैक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, तो आंसर तो 2 होगा, बट सुक्रोज और अमाइलोज इसके आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। आपको डी ग्लिसरल्डिहाइड दिया है, उसमें ये रिएक्शंस करवाई हैं, तो अपने को बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एक बार ट्राई करो सारे बच्चे, और प्लीज गूगल से तो मत चेक करना तुम लोग, ठीक है। पीरबक्श एंड सिमरन ने हो गया, बाकी और ट्राई करो। अंजलि, हर्षित, यार कुछ बच्चों का नाम ना लूं वो तो बोलते ही नहीं है यार, ऐसा क्यों है? ऐसे तो तुम लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा क्लास में अगर तुम वोकल नहीं हुए तो क्लास में। समीर, सुनिधि, श्रुति, ध्रुवी, गर्व पढ़ा है ये चैप्टर कुछ कुछ? सिमरन ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है? मैम जो मतलब हमारा फिशर प्रोजेक्शन में मैम मतलब कार्बन के ऊपर मैम CHO OH H और CH2OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है। उसके बाद HCN है, तो HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखना एक बार। HOH यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है ना, क्योंकि 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 प्लेनर है ना, इसलिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, हाइड्रोलिसिस बोला। हाइड्रोलिसिस में CN किस में चेंज हो जाता है बताओ भाई? कार्बोक्सिलिक COH। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया HNO3, तो HNO3 क्या करेगा, CH2OH को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? COH। कर देती हूँ। चलो, तो ये हमें 2 मिल रहे हैं, इसी के बारे में अपने को बताना है। तो कह रहे हैं दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, गलत है। ये देखो यहाँ पे कायरल होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज दिस इज अ मीजो कंपाउंड। फिर वो कह रहा है एक एक्टिव है एक मीजो है, ये ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे तो कोई POS नहीं है जो मैंने सेकेंड वाला बनाया है, तो ये ठीक है। फिर वो कह रहा है 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं,
एक ऑप्टिकल इनएक्टिव एक मीजो है, मीजो वाला ही तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, राइट? सो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। कर लोगे? सक्षम, मनीषा? यस मैम। यस ठीक है मैम। बेटा। बेटा यहाँ पे ना SN2 कहाँ कराई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई है मैंने। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन सी रिएक्शन होती है गर्ल? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है बेटा, सब्स्टिट्यूशन नहीं, है ना? चलिए आइए मैम इधर मीजो वाला बताना। यहाँ पे देखो धनंजय, ये दोनों कायरल कार्बन है बेटा, यस मैम। बट हेयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर भी COH है नीचे भी COH है, तो POS प्रेजेंट है। यस मैम। दिस इज मीजो और ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस तो ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखो, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड दैट, ये तो मैंने करा दिया था, दैट कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, सिर्फ वन बेसिक, तो इसका आंसर था एस्परजिन था, क्योंकि इसमें NH2 तो होता ही होता है, वो तो हर अमाइनो एसिड में एक होता है, बाकी इसमें अमाइड लिंकेज थी। आर्जिनिन आपका मोस्ट बेसिक था, याद करो, एक ग्वानिडीन यूनिट होती है और NH2 तो होता ही है। लाइसिन में भी दो हमारे अमीनो ग्रुप थे, और हिस्टीडीन का भी मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया था, वहां पे 2 नाइट्रोजन थे वहां पे भी। सो यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एस्परजीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, दो न्यूक्लियोटाइड्स आर जोइंड बाय टुगेदर बाय लिंकेज, तो न्यूक्लियोटाइड्स कौन सी लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं आपस में? फॉस्फोडाइस्टर। ग्लाइकोसाइड कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते थे, डाइसल्फाइड लिंकेज तो आपके वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होते थे फाइब्रस ग्लोबुलर, और पेप्टाइड लिंकेज आपके प्रोटीन्स में होता था। फिफ्थ बताओ, पलक तुम बताओगी, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन, जिससे मैं पूछू वही जवाब देगा, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन इंटेक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग? कौन से स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता पलक? मेरी आवाज आ रही है पलक तुम्हें? कौन सा? मेरे को सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। अरे यार, नोटबुक की हेल्प ले लो। कृतिका? मैम प्राइमरी। यस, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है भाई, इससे आसान तो मैं क्या ही बोलूं, कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, अगर तुम इसमें भी अपने 4 नंबर कटवा के आओगे फिर बनेंगे कहाँ नंबर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है, जो आपके टर्शरी, सेकेंडरी और ये क्वार्टररी स्ट्रक्चर होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं ना, और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करते हैं। फिर है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, मनीषा इसका क्या आंसर होगा? कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं? वेरी गुड, अल्फा। उसके बाद 7th क्वेश्चन, ऐसे कौन से कंपाउंड्स है जिसमें सल्फर होता है? अब इसमें ना थोड़ा सा तुम्हें एरोमेटिसिटी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो वाले कंपाउंड्स भी हैं इसमें। क्या लग रहा है गौरव? देखो, एक तो सिस्टीन तो तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था सिर में दर्द, सिस्टीन और मिथियोनिन है, बट इसमें तुम ध्यान से देखो तो सिस्टीन मैम ऐसे ही ऑप्शन आए थे का क्या मतलब है? हाँ ऐसे ही आए थे, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हाँ ऐसे ही आए थे पेपर में। ठीक है, अच्छा ये 11-1-2-12, हाँ इसको जब मैं बनाया था ना तो मैंने ये उसमें डाला था MCQ में, बाकी इंटीजर बेस्ड सवाल आया था बेटा पेपर में। हाँ तो पायरोल मैं बता देती हूँ, टायरोसिन में तो क्या होता था? एरोमेटिक रिंग होती थी ना, और ये फिनोल वाला प्रेजेंट होता था। पायरोल क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होती है, नाइट्रोजन होता है उसमें। हिट्रो एटम का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी प्रेजेंट है उसमें एटम, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, दीज आर हिट्रो एटम्स। पिरिडीन सबको पता ही है, ठीक है। थायोफीन ये होता है, ठीक है, जिसमें सल्फर होता है, तो ये भी होगा। फ्यूरान, फ्यूरान ये होता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2।
ठीक है, ये वाला देखो करना, मैच द फॉलोइंग। अब्दुल्ला एक बार मेरे को रात को 10 बजे के आसपास याद दिला देना और मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ फिर, ठीक है। सुमित आप बताओ। मैम डी। ऑप्शन डी, स्टार्च से अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड होता है, प्रोटीन के अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। चलो ये 9th क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब ये लिस्ट 1 हटी हुई है, लिस्ट 2 हटी हुई है, पता नहीं, बट इसमें मैं बता देती हूँ कैसा था वो क्वेश्चन। एक्चुअली में ना यहाँ पे वो दिए हुए थे रिएजेंट कि किससे क्या मिलेगा। तो ग्लूकोज से आपको पता है ग्लूकोनिक एसिड तब मिलता है जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो रिएक्शन, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा कुछ सवाल था। हेनेक्सेन कब मिलता है? जब आप HI के साथ कराते हो, ठीक है। सैक्रिक एसिड जब आप HNO3 के साथ कराते हो। तो वो इस तरीके से सवाल था, इसमें वो कुछ है विस्परिंग हो रखा है, ठीक है। अब नो रिएक्शन का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा होगा जो जहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है ग्लूकोज के साथ। 2025 में देखो विटामिन से वही सवाल आया जो अपन ने अभी किए हैं 2020 के, 2015 के। इनमें से कौन से विटामिन हैं जो स्टोर्ड होते हैं हमारी बॉडी में? ध्यान से करना इसको सवाल। आदर्श तुम बड़ी जल्दी करते हो यार क्वेश्चन। नैतिक आप बताओ। ऑप्शन 5। कौन कौन से हैं 5? गर्ल्स कौन कौन से हैं 5? अगर 5 है तो आंसर। अब्दुल्ला क्या हुआ, इतने थम्स अप क्यों दे रहे हो? B112 तो फिर एक ही होगा, एक तो है ही नहीं ऑप्शन में। कीड़ा और B12, यस। KEDA ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। फैट स्टोरिंग बोला था ना मैंने, फैट स्टोरिंग टिश्यूज, तो बॉडी में स्टोर होते हैं ये। उसके अलावा B12, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5। और कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज सीक्वेंस ये, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एडेनिन की जोड़ी थायमिन के साथ, ग्वानिन की साइटोसिन के साथ, एंड वाइस वर्सा। तो कौन सा आएगा? TA सेकंड आ रहा है। यस मैम, बी ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, उस तरीके से करना है, सिंपल सवाल है। फिर पूछा है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट अमाइनो एसिड यूजिंग अमाइनो एसिड वंस, ईच अमाइनो एसिड वंस। तो तुम्हें ऐसे ट्राइपेप्टाइड बनाना है जिसमें हर एक अमाइनो एसिड तो इंक्लूड होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मान लो ABCD है तो तुम ये नहीं कर सकते AACD, हर एक अमाइनो एसिड आना चाहिए उसमें। तो वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग करते हो। तो बेसिकली 6 पॉसिबल वेज हैं जो इस तरीके से ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। कौन कौन से हैं? जैसे A के साथ, अच्छा 3 बनाने हैं ना, 4 नहीं, तो ABC, ACB, ऐसे B वाला ले लो BAC, BCA, ऐसे C वाला ले लो CAB और CBA, है ना। तो ये बन जाएगा। आगे आओ 13th क्वेश्चन देखो। L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताना है, कर दोगे? ग्लूकोज का बना के उसकी मिरर इमेज बना देना, ठीक है। A बोल रहे हो तो मैं A लगा दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, ओके कुछ 2025 के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये शायद मेरे से डाउट सॉल्विंग में पूछा था किसी ने। तो ज्विटराइन कह रही हूँ, अमाइनो एसिड है। जब आपका एसिडिक मीडियम होता है तो क्या होता है भाई? नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे, कैटाइनिक स्पीसीज बनेगी, बोलो।
Yes, ma'am. और जब बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, बेस आएगा, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, अनायनिक स्पीसीज बनेगी। तो अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ना, कोई मुझे बता देना अगर आपको लग रहा है कि मैम तो भगा दे रही है। ठीक है, 15 पे आओ, पढ़ो इसको। मैम क्लास में करवाया था ये, तो बताओ कल। हाँ, लास्ट यस मैम, लास्ट क्लास का ही है। ऑलमोस्ट ये सारे ही क्लास के हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस आपको ओलिगोपेप्टाइड्स कह रहे हैं कि फ्यूअर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स मिले, जबकि प्रोटीन बीटा दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया, बिकॉज प्रोटीन्स से हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। उसके बाद नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड, ठीक है, विच कन्वर्ट द वाटर सोलुबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो वाटर सोलुबल फॉर्म नहीं होती है, ये तो इनसोलुबल होते हैं, तो ये भी गलत थी, तो दोनों ही गलत हैं। अरे सी, आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, ये शायद पीर बख्श तुमने पूछा था मेरे से। देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमें हाइड्रोलिसिस से सुक्रोज मिलता है। क्या ये गौरव सही स्टेटमेंट है? क्या चीज बार बोलना? तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना, डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हाइड्रोलिसिस से सुक्रोज मिलता। मैम हाँ अब्दुल्ला, मैम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, फिर मैम डिहाइड्रोलिसिस हो रही है। मतलब पानी निकल रहा है यस उसमें मैम। से, ठीक है, मैम स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। करेक्ट है राहुल, करेक्ट है। मैम क्योंकि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से मिलता है ये। हाँ वो तो ठीक है, वो तो यहाँ पे भी मैम गलत है ये रीजन नहीं है, कुछ और है। मैम, फ्रक्टोज में माइनस आता है लीवोरोटेटर। हाँ, यस मैम, माइनस आता है। माइनस आएगा, ये रीजन है इसका, है ना, लीवो रोटेटरी होता है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो टिक मार्क वाला हटा देना भाई, कहीं तुम्हें लगे। फिर कह रहे इनवर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, ये ठीक है, तो पहली गलत है, दूसरी ठीक है। आगे करो, ये भी अपन ने कल कर लिया था, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, कर लोगे। बस ये ध्यान रखना, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के साथ 2 बनाता है। तो अब चेक कर लेना यहाँ पे एडेनिन थायमिन कितने हैं, तो 33 आ रहा था अपना आंसर, ठीक है। ये वाला देखो, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट दैट अपॉन रिएक्शन द एलिमिनेशन ऑफ HCl। HCl निकलेगा और उससे वो निकलने के बाद हमें ये दोनों पेप्टाइड मिलेंगे, सॉरी डाइपेप्टाइड मिलेगा, जिसमें दोनों अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लाइसिन और एलानिन। अब तुम चेक करो कि कहाँ पे HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा। यहाँ तो निकल नहीं सकता, यहाँ भी निकल सकता, और अगर तुम यहाँ निकालोगे तो वो CuNH2 बन जाएगा, तो यहाँ से ही निकल पाएगा, है ना, क्या कहते हो? HCl निकल जाएगा, क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है बेटा, CONH होती है ना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, फैट सोलुबल विटामिन भाई, कीड़ा। थोड़ा सा ना ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि A B कौन सा है, पेपर में बिल्कुल सही लिखा होता है, ये A वाला है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है और ये E ऑप्शन है, ठीक है। तो कीड़ा वाला आपका हो जाएगा, तो कौन सा है ऑप्शन मैम बताओ? डी ऑप्शन। C और E ओनली, यस। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद है एल फ्रक्टोज, बना लोगे। फ्रक्टोज क्या होता है हमारा? सेकंड पे कार्बन डबल बॉन्ड बाकी। हाँ, और थर्ड पे OHH, फिर बाकी दोनों कार्बन पे HOH HOH और लास्ट में CH2OH। बस इसका मिरर इमेज बना लेना, आंसर आ जाएगा। मैम सी ऑप्शन। चलो अभी भी हमारे पास ऐसे है टाइम, कर ही लेते हैं, जब बच्चे ही 5 क्वेश्चन है तो तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ो, 21वां करो।
ये भी बिल्कुल वैसा है जो 2024 में आया था। टेट्रापेप्टाइड में हर एक अमाइनो एसिड को इंक्लूड करना है, तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल यस मैम। 24। 22 में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स करने हैं, प्राइवेट टिम होल। ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। मैम ए ऑप्शन। यस मैम। हाँ, वेलिन हो जाएगा। मैं एक बार ये बता देती हूँ ये क्या क्या था। फिनाइल एलेनिन, वेलिन, वेनिला आइसक्रीम, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोलिसिन, मेथिकपानी, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, ये एलानिन नहीं था, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, है ना। तो लाइसिन भी है, थ्रियोनिन भी है, वेलिन भी है, तो ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा। 23 मैच द फॉलोइंग करो। तुम लोगों को अगर और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कर लेना। जो आपकी रिसोर्स शीट है आपको पता ही है वहां पे है अपलोडेड, तो आप करना है तो कर लेना। 2023 के करना चाहते हो, 22 के, उसमें वैसे काफी सारे करा दिए मैंने, बट स्टिल यू कैन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस तो कर सकते हो। ठीक है, अमाइलोज यहाँ पे सारी वैरायटी कवर हो गई है बेसिकली। अमाइलोज में अल्फा C1C4 ही होता है ग्लूकोज का, है ना, बिकॉज अल्फा ग्लूकोज मिलता है तो अल्फा लिंकेज होगी। तो अब यहाँ पे देखो प्लांट एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल का तो मुझे पता है, मतलब तुम लोगों को पता है ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, तो सी का तो पक्का सेकंड आएगा, है ना। और देखो एक ही ऑप्शन में है, ए का 4 आएगा। सेलुलोज में बीटा लिंकेजेस होती हैं, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड भी होती है, याद करो ब्रांच लिंकेज जहां पे C1 और C6 में होती है ब्रांचिंग। ठीक है, तो ऐसे करना है। 24 करो। हर्षित आप बताओगे ये क्वेश्चन मेरे को? चलो एक एक करके पूछती हूँ। हर्षित पहले तो मुझे ये बताओ स्टार्च से हमें क्या मिलता है? गलेक्टोज मिलता है। हर्षित, गौरव, हर्षित, गौरव, स्टार्च से क्या मिलता है? गलेक्टोज है क्या गौरव? आर्यन, नो मैम। सुनिधि, राहुल मैंने आंसर पूछा है क्या? डांट खाओगे आज, सही बता रही हूँ मैं। सुनिधि आप बताओ। नो मैम। क्या मिलता है फिर स्टार्च से? गलेक्टोज नहीं मिलता तो? मैम फ्रक्टोज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोट्स के पन्ने पलटो एक बार। स्टार से फ्रक्टोज मिल रहा है, ये क्या मैं कौन से उर्दू में बोल रही थी या फिर कोई और लैंग्वेज यूज कर रही थी? ठीक है, मैं ऑप्शन पे जा ही नहीं रही हूँ यार, मैं ऑप्शन पे जा ही नहीं रही हूँ। मैं तो तुमसे स्टेटमेंट पूछ रही हूँ, भाड़ में जाओ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछ रही हूँ तुम लोगों से, वो बताओ मेरे को। ऑप्शन 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 करे जा रहे हो। वो तो गूगल से भी देख लो तुम क्या था करेक्ट ऑप्शन पेपर में। स्टार्च गिव्स गलेक्टोज, ये गलत है, ग्लूकोज मिलता है। केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ठीक है, सुक्रोज से मिलता है। मिल्क शुगर ग्लूकोज और गलेक्टोज देता है, मिल्क शुगर तुम्हारा लैक्टोज ही होता है। अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है, गलत है, स्टार्च में ही आते हैं अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। अमाइलोज सिर्फ ग्लूकोज देता है, ये ठीक है। तो बी ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इनके स्ट्रक्चर बताने हैं, कल अपन ने कर लिया था है ना। एडेनिन, जो तुम्हें आसान लगता है वो याद कर लो। थायामीन में मैंने कहा था याद रखना मीथाइल ग्रुप होता है ना, तो ये तो थायामीन हो गया अपना। वैसे तो सारे याद रखना बेटा। ये दो, हाँ डबल बॉन्ड है, ये यूरिसिल है, ठीक है। एक NH2 लगा हुआ है, दिस इज योर एडेनिन, और ये तुम्हारा हो गया साइटोसिन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हर साल तुम्हें देखने को मिलेंगे, और मैं उम्मीद कर रही हूँ
कि इस साल भी इसी में से ही ऐसा कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, तो अच्छी बात है, कर लोगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना इसके लिए, है ना। जब भी तुम ये चैप्टर को, शायद बहुत ज्यादा टाइम तुम नहीं मिला होगा तुम्हें इसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आज ही खत्म हुआ है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना व्हेन यू हैव अ टाइम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, फिर अब हम मिलूंगी मैं तुमसे परसों। 1 दिसंबर को पेपर डिस्कशन होगा, 2 दिसंबर से तुम्हारी वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैम वैसे रिएजेंट वाली क्लास कब होगी? बेटा वो मैंने डाली है, रुक जाओ एक बार, सोचने दो। वो डाली है मैंने 3rd या 4th क्लास डाली है बेटा, ठीक है। पहली नेम रिएक्शन है, दूसरी तीसरी सिक्वेंशियल रिएक्शन है, और तीसरी चौथी 4th और 5th क्लास रिएजेंट्स पे रहेगी, ठीक है। मैम रिएजेंट पे पूरी क्लास रहेगी, मतलब एक ही क्लास रहेगी कि 2-3 क्लासेस? 2, सिक्वेंशियल पे भी 2, नेम रिएक्शन पे 1। मैम ये दोनों बैच के लिए? बैच 2 में मैं लास्ट में कराऊंगी, ये बैच 1 में स्टार्टिंग में करवाऊंगी। अच्छा, तुम लोग मुझे भुलवा देते हो, क्या सेव कर रही थी मैं, ठीक है। ठीक है जी, और कुछ पूछना है तो बाकी मैं, जो कल आ रहे हैं दिल्ली, तो मैं उनको कल की प्लानर दिखा दूंगी, बाकी जो मंडे की क्लास होगी उसमें हर्षित सर दिखा देंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, डेट बताओ। 29/11, ठीक है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ तुमसे परसों। अच्छे से टेस्ट देना, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आता है वही करना, तुक्के मत मार देना, और चीटिंग तो कोशिश भी मत करना, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पूरे ग्रेड 12 का टेस्ट है, इससे तुम्हें ये पता चलेगा तुमने 6-7 महीने में जो मेहनत की है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, कितनी और मेहनत की अभी भी जरूरत है, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम पूरा टेस्ट ईमानदारी से करोगे, ठीक है। सो अच्छे से करना। कल मिलती हूँ मैं, जो बच्चे दिल्ली